प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय है पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री हैं जया जादवानी। व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 8 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, कवयित्री का नाम जया जादवानी जी है। इस कविता में कवयित्री ने मनुष्य को कभी भी निराश न होने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवयित्री परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पढ़ते हैं जया जादवानी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि हम कविता का अध्ययन करने से पहले कवयित्री परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह सब मैं आपको अभी बताऊंगी। जन्म स्थान है जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जनपद में कोटमा नामक स्थान पर हुआ। प्यारे बच्चों, जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जनपद में कोटमा नामक स्थान पर हुआ। रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, मुझे ही होना है बार बार, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक कविताएं तथा 9 कहानियां आदि। बच्चों, जया जादवानी जी का निधन अभी नहीं हुआ है और इन्हें कोई पुरस्कार भी नहीं मिला है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सभी लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, कवि हैं, कवयित्री हैं उन्हें पुरस्कार मिले। इन्हें अभी किसी पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है। हो सकता है कभी आगे इन्हें कोई पुरस्कार मिले, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है। बच्चों, कवयित्री परिचय जान लेने के पश्चात अब हम कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपनी कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थ। शब्द हैं हमारे झरती। झरती का अर्थ होता है गिरना। झरती गिरती। थामना सहारा देना। थामना सहारा देना। कठिन मुश्किल। कठिन मुश्किल। गंतव्य जहाँ जाना हो। गंतव्य जहाँ जाना हो। प्रतीक्षा इंतजार। प्रतीक्षा इंतजार। सूरज सूर्य। सूरज सूर्य। सदियों सैकड़ों सालों। सैकड़ों सालों। तमाम बहुत से। तमाम बहुत से। दुनिया संसार। दुनिया अंतरिक्ष आकाश। खबर समाचार। हिस्सा भाग कथा किस्सा या कहानी। बच्चों, कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अब हम कविता का संक्षिप्त सार जानेंगे। कविता पढ़ने से पहले मैं एक बार संक्षिप्त में कविता का सारांश बता देती हूँ। जया जादवानी जी ने इस कविता में मनुष्य को कभी भी निराश न होने के लिए कहा है। वह कहती है कि हमें ईमानदारी से और मेहनत से बस अपने कार्य को करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो निश्चय ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कविता में कवयित्री ने मानव की कठिन परिस्थितियों में भी उसे हमेशा
आशावादी होने का संकेत दिया है। अनेक उदाहरण कविता में प्रस्तुत किए हैं। चिड़िया का उदाहरण कविता में कवयित्री ने दिया है कि किस प्रकार वह संघर्ष करते हुए अपना घोंसला बनाती है। घोंसले के नष्ट हो जाने पर वह दोबारा से अपने घोंसले का निर्माण करती है। आज भी भीड़ के स्थान पर या लोगों को जरूरत होती है, उस स्थान पर एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग तैयार हैं। अपने प्रियजनों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दादी नानियों के द्वारा आज भी कथा कहानी सुनाई जाती हैं और जिनसे शिक्षा भी दी जाती है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवयित्री का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह मानव को प्रेरित करना चाहती है और उन्हें उनके जीवन में आशावादी दृष्टिकोण भरना चाहती है। आइए पढ़ते हैं अपने कविता की सरलार्थ व्याख्या। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम सरलार्थ व्याख्या करते हैं, सरलार्थ व्याख्या करते समय सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें कहाँ तक सरलार्थ व्याख्या करनी है। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, और अंतिम पंक्ति है हमारी अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अर्थात संकेत में हम लिखेंगे नहीं से लेकर एक, पहला शब्द और अंतिम शब्द। संकेत के बाद हमें आवश्यकता होती है प्रसंग लिखने की। प्रसंग में हम लिखते हैं कि कविता किसके द्वारा रचित है, कविता का नाम क्या है और पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, काव्यांश या पंक्तियां। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई हैं। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को कभी भी निराश न होने की सलाह दी है, अर्थात हमेशा आशावादी बनने की सलाह दी है। अब आता है बेटा आपका सरलार्थ व्याख्या। अब व्याख्या में हमें यह इन पंक्तियों को खुलकर विस्तृत करना होता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से वह क्या बताना चाह रही है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात कवयित्री कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए मनुष्य आपको निराश होने की अभी आवश्यकता नहीं है। वह उदाहरण देते हुए समझाना चाहती है कि अभी भी दबा हुआ है, अर्थात चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी है। उसके घोंसले का विध्वंस हो गया है, घोंसला नष्ट हो गया है, लेकिन चिड़िया कभी भी निराश होकर नहीं बैठती। एक घोंसले के नष्ट हो जाने पर चिड़िया दूसरा घोंसला तत्पर बना लेती है, अर्थात उसी समय पर दूसरे घोंसले की तैयारी कर देती है, उड़ने आकाश में लग जाती है, आकाश की उड़ान भर लेती है। उसी प्रकार चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखाई देती। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अर्थात जिस प्रकार पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है। यहाँ हाथ से तात्पर्य है कि अगर कोई मनुष्य विपत्ति में है, मुसीबत में है, तो उस मुसीबत का सामना करने के लिए, मनुष्य की मदद करने के लिए दूसरा मनुष्य आज के समय पर भी खड़ा है, अर्थात वर्तमान समय में भी आज मनुष्य एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवयित्री का जो तात्पर्य है वह यही है कि कवयित्री यही बताना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी दबा हुआ है, अर्थात उसके घोंसले का घोंसला नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वह
उड़ान भरते हुए आकाश में दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी में है, अर्थात तनिक भी वह निराश नहीं है। मनुष्य अगर मुसीबत में खड़ा है, उसकी मुसीबत का सामना करने के लिए, उसके हाथ को थामने के लिए दूसरा हाथ अभी भी तैयार है। इन पंक्तियों में बेटा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? एक वर्ण की बार बार जहाँ पर आवृत्ति होती है, जैसे बैठा है हाथ एक, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब यहाँ पर गंतव्य जाने का स्थान, प्रतीक्षा इंतजार, सूरज सूर्य, डूबना ढलना, वक्त समय। इन पंक्तियों में अब वही है, संकेत हमारा अभी से लेकर गया तक। प्रसंग में हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई हैं। कवियत्री श्रीमती जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों में कवियत्री ने मनुष्य को कभी भी निराश न होने का संकेत दिया है। अभी भी यानी कवियत्री कहती है कि स्टेशन पर अभी भी भीड़ लगी हुई है, अर्थात जो मनुष्य हैं, जो रेलगाड़ियों का आना जाना है, रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य यानी जहां उनके जाने का स्थान है वहां पर अभी भी जा रही है, अर्थात स्टेशन पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि एक रेलगाड़ी से व्यक्ति उतर रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी से व्यक्ति सफर कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति स्टेशन पर बैठकर अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ प्रियजन अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए हुए हैं, अर्थात आने जाने वालों की भीड़ निरंतर लगी हुई है। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है, अर्थात सूर्य के ढलने का समय हो गया है, जल्दी से अपने घर लौट आओ। जैसे कि बेटा आपके पिताजी हैं, बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं और कई समय ऐसा होता है, कई बार ऐसी होती है कि वह लेट हो जाते हैं और फोन कॉल भी नहीं कर पाते। उस समय पर आपके जो दादी जी हैं, दादाजी हैं, मम्मी जी हैं, वो परेशान हो जाती हैं और ये सोचती हैं कि इतनी रात हो गई, इतनी शाम हो गई, लेकिन अब तक नहीं आए, क्या बात है, अर्थात मन में परेशानी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कवियत्री यही कहती है कि अभी भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का आवागमन है वो हो रहा है, रेलगाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में चिंता है कि जल्दी से अपने घर लौट आओ, क्योंकि सूर्य ढलने का समय हो गया है, अर्थात सायंकाल हो गया है, रात्रि होने वाली है, रात होने से पहले सभी अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाओ। फिर कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कवियत्री का कहने का भाव यह है कि जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, अर्थात चिड़िया के घोंसले का नष्ट हो जाना भी उसे निराश नहीं करता। वह लगातार अपने कार्य को करने में समर्थ है, वह लगातार अपने कार्य को कर रही है। लोग समाज में एक दूसरे की मदद करने के लिए अभी भी तैयार हैं। मुसीबत के समय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जा रही है, आ रही है। स्टेशन पर बैठे हुए लोग अपने प्रियजनों की चिंता कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। इसी प्रकार दादी नानी के द्वारा आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं, सदियों से, सालों से। जैसे दादी नानी पहले कहानियां सुनाती थी, पूर्वजों की आप कहानियां सुनते हैं, आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, जब आप नानी जी के घर जाते हैं, नानी जी आपको कहानियां सुनाती हैं कि एक राजकुमार था, ऐसे घोड़े पे आया, राजकुमारी का विवाह हो गया, या कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे कि
खरगोश और कछुए की कहानी है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की अनेक कहानियां हैं जो दादी नानी के द्वारा सुनाई जाती हैं। तो कवियत्री यहीं पर यह कहना चाहती है कि आज भी संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। इस समय में भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन किया जाता है, अर्थात अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी। अब क्या है कि आज के समय में अंतरिक्ष पर भी लोग जाते हैं, वहां से खबर लाते हैं। अब जैसे कल्पना चावला का विमान अंतरिक्ष में गया था लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनसे हमें कोई भी खबर नहीं मिल पाई। ऐसे ही और बहुत से अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष की खबरें हम तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री का कहने का तात्पर्य यह है कि धरती के अलावा अंतरिक्ष से भी खोज खबरें हमें मिलती रहती हैं, अंतरिक्ष के कुशलता के समाचार भी हमें मिलते रहते हैं। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है और जो लोग यहाँ से अंतरिक्ष में जाते हैं वह धरती पर रहने वालों के समाचार, किस्से, कहानियां वहाँ सुनाते हैं। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात इस कठिन समय में भी सब कुछ संभव है। हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, लगातार संघर्ष करना चाहिए। अभी आती है एक बस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, रचना छंद मुक्त है तथा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली का प्रयोग कवियत्री ने यहाँ पर किया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवियत्री का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी बनकर रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण अपने जीवन में प्रस्तुत करना चाहिए। कवियत्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहा है कि इस वर्तमान समय में भी इतना कुछ होने के बावजूद भी यह हमारे लिए कठिन समय नहीं है। हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है का अध्ययन किया। कविता का अध्ययन करने के पश्चात मैं आपसे कविता से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछती हूँ। आइए पढ़ते हैं। पहला मौखिक प्रश्न, स्टेशन पर भीड़ क्यों है? अब यहाँ पर पहला ही प्रश्न बताया गया है कि स्टेशन पर भीड़ क्यों है। प्यारे बच्चों, आप बताइए, जैसे कि आपने कविता पढ़ी, कविता पढ़ने के पश्चात आपको यह पता लग ही गया होगा कि स्टेशन पर भीड़ क्यों है। स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अभी भी अपने प्रियजनों से मिलने, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आ जा रहे हैं, अर्थात लोग अपने प्रियजनों का इंतजार करने के लिए स्टेशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मिलने की जो तमन्ना है, जो दिल में उनकी तमन्ना है, वह आज भी मौजूद है और वो स्टेशन पर उनका बैठकर इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न 2 है, थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि थामने को बैठा है हाथ एक, यहाँ पर बेटा क्या पूछा गया है? थामने को बैठा है हाथ में कवियत्री ने मदद के लिए संदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उस मुसीबत का सामना करने के लिए दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता के लिए तैयार है। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से कवियत्री ने संकेत किया है कि गिरते लोगों को सहारा देने वालों की अभी भी कमी नहीं है, वे गलत मार्ग से बचाकर अच्छे मार्ग पर लाने के लिए आज भी उन्हें लोग तैयार हैं। प्यारे बच्चों, मौखिक प्रश्न पूछने के पश्चात अब मैं अभ्यास प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आइए पढ़ते हैं अपने अभ्यास का पहला। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपनी कविता को पढ़ा, कविता पढ़ने के पश्चात
आपको यह पता लग गया कि वर्तमान का जो समय है, जो समय चल रहा है, अनेक परिस्थितियां हैं मनुष्य के जीवन में, कठिन परिस्थितियां भी हैं, लेकिन उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से पक्षी के द्वारा भी कवयित्री ने यहाँ पर शिक्षा दी है, सीख दी है कि चिड़िया के माध्यम से भी अगर हम अपने जीवन में सीख लें कि चिड़िया किस प्रकार निरंतर संघर्षशील है, लगातार अपने कार्य को करने के लिए तत्पर है, तो मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो इन पंक्तियों में कवयित्री बताना चाहती है और कौन कौन से तर्क उसने प्रस्तुत किए हैं, आइए जानते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ रही है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर जा रही है और दादी नानी अभी भी बच्चों को कहानी सुना रही है। तो कवयित्री ने इस कविता में 3 उदाहरण दिए थे कि चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर जा रही है और दादी नानी के द्वारा आज भी बच्चों को कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो यही तर्क उसने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि तिनकों की सहायता से वह अपना तथा अपने बच्चों का घोंसला बनाएगी। बच्चों, जैसे कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ी है, तो उसका उड़ने का जो लक्ष्य है वह क्या है कि वह अपने बच्चों के लिए घर का निर्माण करे, घोंसले का निर्माण करे, अपने बच्चों को आश्रय दे, घोंसला बनाए, उनकी सहायता करे। तो यहाँ पर चिड़िया तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वह तिनकों की सहायता से अपना तथा अपने बच्चों का घोंसला बनाएगी। प्रश्न 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अब यहाँ पर बेटा अभी भी यानी जब हमारी कविता शुरू हुई, कविता के आरंभ में अभी भी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभी भी शब्द का प्रयोग करके हमें 3 वाक्य बनाने हैं। आइए बनाते हैं। यहाँ पिछले सप्ताह वर्षा शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। अर्थात जो कार्य पिछले सप्ताह होना शुरू हुआ था वह कार्य अभी भी जारी है। अर्थात पहला वाक्य है वह दूसरे पर आधारित है। पहले से यानी पिछले सप्ताह जो कार्य शुरू हुआ था, वर्षा होनी पिछले सप्ताह शुरू हुई थी, लेकिन आज भी वर्षा हो रही है। तो इसी प्रकार आपको 2 और वाक्य भी बनाने हैं। नंबर 2, नशीली दवाइयाँ छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। नशीली दवाइयाँ छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। नंबर 3 है, पुरानी बातें छोड़कर तुम अभी भी नया जीवन शुरू कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इस प्रकार के वाक्य बनाने थे जहाँ पर अभी भी शब्द का प्रयोग किया गया हो और उस वाक्य से निरंतरता, लगातार होने का भाव नजर आ रहा हो। प्रश्न 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। वहां पर बेटा प्रश्न 3 में पूछा था कि आपको केवल ये बताना है कि उस वाक्य में निरंतरता का भाव निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो वाक्य आप बनाओगे उन वाक्यों में कौन सा भाव छिपा हुआ है। जिस वाक्य को आप नहीं और अभी भी का प्रयोग करके बनाओगे उन वाक्यों में उसके भाव को भी आपको दिखाना है। जैसे पहला वाक्य है, यहाँ कोई विद्यालय नहीं है इसलिए अभी भी पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर वाक्य क्या है कि नहीं और अभी भी का हमने एक साथ प्रयोग किया।
अभी भी जाना पड़ता है। अर्थात क्या है, विद्यालय न होने के कारण अभी भी शहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर निरंतरता का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है कि कारण क्या है कि विद्यालय न होने के कारण शहर में जाना पड़ता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतरता लगातार होने का भाव नजर आ रहा है। डॉक्टर अब तक नहीं आया, लगता है अभी भी समय लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर का इंतजार किया जा रहा है, डॉक्टर अब तक नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीक्षा का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। डॉक्टर का इंतजार हो रहा है, अर्थात इस वाक्य में प्रतीक्षा का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। नंबर 3 है, जून बीतने पर भी गर्मी कम नहीं हुई, अभी भी मौसम वैसा ही है। अब क्या है कि जून का महीना पूरा बीत गया लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हुई, अर्थात निराशा का जो भाव है वह स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए इस वाक्य में निराशा का भाव है। बच्चों, इसी प्रकार से आप इनसे भिन्न भी कोई और वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वाक्य जो आपने बनाया है उस वाक्य के अंदर क्या भाव नजर आया। प्यारे बच्चों, हमने कविता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया, यानी अभ्यास प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अब मैं कविता के अतिरिक्त 2-3 प्रश्न और हैं हमारे, उनका अध्ययन भी आपको करवाती हूँ। पहला प्रश्न है, घर न लौटने पर किस समय प्रियजन चिंतित हो जाते हैं, आखिर क्यों? अब जब आपके जो प्रियजन हैं या आपके जो सदस्य है वह घर से बाहर गए हैं और वह लौटे नहीं हैं, तो चिंता का कारण स्वतः ही जाग जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है वो कारण आपको बताना है। सूर्यास्त के समय तक घर न लौटने पर प्रियजन चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद रात हो जाएगी और रात में बाहर रहना उनके अनुसार ठीक नहीं होगा। अर्थात सूर्य का जो अस्त होना है उस समय तक अगर कोई प्रियजन घर नहीं लौटा तो जो आपके घर के सदस्य हैं वह चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब सूर्य के छिपने का समय हो गया है, ढलने का समय हो गया है और थोड़े समय पश्चात रात्रि हो जाएगी, रात के समय पर बाहर रहना ठीक नहीं होगा। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता हमारे लिए क्या संदेश छोड़ जाती है? प्यारे बच्चों, यह सब पढ़ने के पश्चात आपको पता तो लग ही गया कि कठिन समय नहीं है। कविता में मनुष्य के लिए क्या संदेश है कि मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया गया है। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया गया है। वर्तमान को कठिनतम समय ना बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है। हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा मन की निराशा त्याग कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 3 है, आप जब भी घर से स्कूल आते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि जब कोई आपकी प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करते समय आप उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार रखते हैं, वही विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रतीक्षा करने वाला कोई अपना ही होता है। घर से स्कूल आने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते मिलते हैं। अब जो प्रतीक्षा करता है वह कोई आपका अपना निजी होता है, अर्थात आपका अपना प्रिय होता है, क्योंकि दूसरा कोई किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। अर्थात जो आपका प्रिय है वही आपकी प्रतीक्षा करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है प्रतीक्षा करने वाला आपका अपना होता है और उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं। जैसा मेरा विचार है, मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि मैं निम्नलिखित बातें सोचती हूँ।
वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे हमारे सुख दुख तथा जरूरतों का ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनके सामने रहूं। मेरी जरा सी परेशानी देखकर वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरे घर लौटने में देरी होते ही वे अत्यधिक चिंतित भी हो जाते हैं। अर्थात ये जो सोचना है, जो सोच है, मेरे अलावा आप सब की भी यही होगी, क्योंकि जो जिसका प्रिय है वह उसके बारे में इन सब बातों का ध्यान अवश्य ही रखेगा। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है का अध्ययन किया। कविता के सरलार्थ व्याख्या कर लेने के पश्चात हम मौखिक प्रश्न व अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कविता के कठिन शब्दार्थ, कवियत्री परिचय व अभ्यास प्रश्नोत्तर 1 से 4 लिखने के लिए व याद करने के लिए दे रही हूँ। बच्चों, आपको यह व्याख्यान अच्छी से समझ आ गया होगा। हमारा आज का व्याख्यान एक पूर्ण हुआ। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।